हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर शुरू करने से पहले तो जो हमने आपसे एक फ्री कॉपी चेक करने का जो आपसे प्रॉमिस किया था, और मैंने बच्चों की कॉपीज़ चेक भी की हैं, और मुझे निराशा भी बहुत हुई है, क्योंकि अभी इस लेवल पे अभी बच्चे यूएफएम की मिस्टेक्स करते हैं और लेटर के अंदर में फॉर्मेट्स इनकरेक्ट लिखते हैं, ऐसे के अंदर में भी प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग नहीं है ऐसे की। तो ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि आप लोगों को अभी दीन दुनिया का कुछ पता नहीं है कि यूएफएम की प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, और शायद आप इन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो मार्क्स 0 अवॉर्ड करने पड़े मुझे लेटर राइटिंग के अंदर में, और पूरे साल की मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी अगर ये मिस्टेक्स आपने एग्ज़ाम में कर दी। तो यहाँ तो आज आपने कर ली, तो आप उसको सीखो अपनी मिस्टेक से और दोबारा ये नहीं करनी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग किस तरह की यूएफएम की मिस्टेक्स बच्चों ने की है, सब अलग निराले तरह की मिस्टेक्स हैं सबकी। साथ ही इनकरेक्ट फॉर्मेट्स, एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट अभी नहीं पता है, वाह, तो ये हम सीखेंगे। खैर नहीं पता है तो भी सीखा जाता है, पर निराशा काफ़ी हुई मुझे, और मुझे गुस्सा भी बहुत आया कि बच्चा जो है वो पूरी साल मेहनत कर रहा है, टियर 1 टियर 2 के लिए लगा हुआ है, और इन छोटी छोटी नादानियों की वजह से जो है वो अपना सिलेक्शन लेके जो है सिलेक्शन रहने उसको मिलेगा नहीं फिर सिलेक्शन। बहुत निराशा हुई, और अच्छा हुआ कि हमने थोड़ा पहले ही देख लिया कि बच्चों की जो अभी अवस्था है वो किस स्टेज में है। और अभी काफ़ी जो है मुझे तो स्टेट ऑफ अफेयर्स काफ़ी पुअर नज़र आए बच्चों के, क्योंकि मैं सिर्फ एक या 2 कॉपीज़ के ऊपर नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी कॉपीज़ के मैंने चेक करके यही निष्कर्ष निकाला कि अभी बेसिक लेवल पे भी काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं बच्चों से। और आपसे निवेदन ये है कि यूएफएम की मिस्टेक तो ना ही करें। यूएफएम क्या होता है? अनफेयर मीन्स, और उसके ऊपर में जो एसएससी है उन्होंने काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट उनका रवैया रहा है यूएफएम के ऊपर में। तो लेटर देने का मेरा मकसद भी ये था, और उस क्वेश्चन को उस पर्टिकुलर तरीके से ड्राफ्ट करने का भी मकसद ये था कि बच्चे जो हैं यूएफएम की जो है मिस्टेक्स करें, और बच्चों ने खूब यूएफएम की मिस्टेक्स की है। और आपको ये मिस्टेक्स यहाँ तो आपने की है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। और फॉर्मेट की भी काफ़ी मिस्टेक्स मुझे नज़र आई, और इस समय इस लेवल पे आके जब आप मेंस दे रहे हैं और बहुत ही कम समय आपके पास बचा है, तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि अपने टियर 3 की प्रिपरेशन को बहुत सीरियसली लें, और ये मेक और ब्रेक पॉइंट होता है बच्चों के लिए। आप भले ही जो है 600 में से आप 600 नंबर ले आए, लेकिन अगर यूएफएम में 0 आ गया आपको, तो आपकी सारी तैयारी धरी रह जाएगी। और फॉर्मेट्स अगर आप गलत लिखते हैं, एग्जामिनर ने आपको 100 में से 40 नंबर 50 नंबर दे दिए, तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा आपको पूरे साल की प्रिपरेशन का। करेक्ट, मुझे भी बहुत निराशा हुई, और बच्चे जो हैं यही सोचते हैं कि मैं एग्ज़ाम वाले दिन कर जाऊंगा, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं तो रह जाते हैं, फिर कोसते हैं कि एसएससी ऐसा है वैसा है। मिस्टेक्स आपके पार्ट में भी बहुत होती है, इनफ प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो और दुनियादारी की समझ नहीं रखते हो। खैर ये आज का टॉपिक नहीं था अपना टॉपिक तो कुछ और है आज। लेकिन मुझे इस बात का बेहद गुस्सा है कि अगर टियर 3 के स्टूडेंट्स हैं और उनसे इस स्टेज पे ये मिस्टेक्स होती हैं तो बहुत गलत बात है ये। तो आपको टियर 3 को जो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में मिस्टेक्स को डिस्कस करूँगा, आपको मिस्टेक्स देखनी है और आपको भी समझना है कि इस तरह की मिस्टेक्स आपसे नहीं हो, ठीक है। पर आज का अपना टॉपिक ये है, तो आज के टॉपिक जो आज का लेक्चर है वो प्राइमरीली इस चीज़ पर बेस्ड है कि हम जो है एग्ज़ाम के अंदर में हमारे को बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर में कंटेंट नहीं मिलता है ना। तो ये बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि सर मेरे आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो रिपीटेटिव हो जाते हैं, या मैं घिसी पिटी बातें लिख देता हूँ, या मुझे कोट्स नहीं आते हैं, या फिर मुझे कहीं रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं, मेरे पास इनफ फिलर्स नहीं होते हैं। फिलर्स क्या होते हैं? फिलर्स होते हैं कि जो फिल करते हैं। फिल किस चीज़ को फिल करते हैं कि आपके पास में हर एक पैराग्राफ, मोस्टली ऐसे कितने पैराग्राफ में लिखते हो आप? मोस्टली ऐसे 4 पैराग्राफ में लिखोगे। एक इंट्रोडक्शन का हो जाएगा, एक कंक्लूजन का हो जाएगा, और एक मेन बॉडी को आप 2 पार्ट्स में पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखते हो। तो चारों पैराग्राफ के अंदर में क्या होता है, कोई ना कोई नई बात होनी चाहिए, रिपीटेटिव चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो रिपीटेटिव हमारा अगर किसी टॉपिक के ऊपर में अगर हमारे पास में इनफ सामग्री, इनफ कंटेंट नहीं होता तो हम रिपीटेटिव हो जाते हैं, और उससे एग्जामिनर परेशान हो जाता है कि एक ही बार कितनी बार घोंटेगा भाई, एक ही बात है। तो आज थोड़ा सा वो टॉपिक लेते हैं कि आप किस तरीके से, और क्या होता है कोट्स भी जो है आप कितना याद करोगे, और ज़बरदस्ती के कोट्स भी होते हैं वो जो है मार्क्स कटवाने का काम ज़्यादा करते हैं बजाय कि वैल्यू एडिशन के।
तो ज़बरदस्ती के कोट्स भी आप नहीं डाल सकते हो, और बहुत सारे कोट्स याद रखना और फिर उनको एग्जाम में प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, वो भी दिक्कत होती है। तो आज मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा जो आपको हर पैराग्राफ में अगर किसी कहीं आप अटक रहे हो, आपको वैल्यू एडिशन का मटेरियल नहीं मिल रहा है, आपको कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, राइट। तो और हम उसको एग्जाम्पल से भी देखेंगे कि किस तरह अभी तक आपके एग्जाम्स में जितने भी ऐसे आए, उन ऐसे में आप इस तरह की जो ये पर्टिकुलर ट्रिक है उसका आप यूज़ कर सकते हो। और उससे क्या होता है, इससे थोड़ा सा आपका विज़न भी ब्रॉड लगता है। इस जो अभी आपको मैं विचार या जो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, उसको यूज़ करने से क्या होता है, एग्जामिनर को लगता है कि इसका जो विज़न है वो थोड़ा ब्रॉड है, वो बहुत नैरो या छोटे विज़न से विषय वस्तु को नहीं देख रहा है। तो जैसे प्रीवियस ईयर्स में आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। 2017 में CGL में क्वेश्चन आया था कि हाउ फार डिमोनेटाइजेशन हैज अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, राइट। एंड देन 2018 में आपको आया था इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम, करेक्ट। 2019 में आया था इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो पर्यावरण प्रभाव आकलन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। CHSL में देखें अगर, तो पॉपुलेशन कंट्रोल इज दी आंसर टू ऑल द प्रॉब्लम्स। एंड देन 2017 में ओल्ड एज एंड सोशल सिक्योरिटी। तो अब अलग अलग तरह के टॉपिक्स आते हैं, आप इन टॉपिक्स में कितने कोट्स याद करोगे, और वो कोट्स जो आपने याद किए उनको आप यूज़ भी कर पाओगे एग्जाम में, याद भी आएगा कि नहीं आएगा, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो आपको जो ऐसे होता है, ऐसे के अंदर में क्या एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस आप अगर एक लिख देते हो, तो एग्जामिनर को ये लगता है कि इसका विजन थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ी अलग बात कर रहा है। तो आज हम सीखेंगे एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक कि आप किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस जो है वो अपने जो मेन बॉडी है या इंट्रोडक्शन है या कंक्लूजन है वहाँ पे आप लिख सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको इंट्रोडक्शन नहीं बैठ रहा है या आपको कंक्लूजन नहीं बैठ रहा है, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। आओ अब सीखें। मुझे भी पता है कि आपको भी जल्दबाजी है कि ऐसी कौन सी ट्रिक है जो हम नहीं जानते, तो आप सीखोगे। और वो ट्रिक है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रीएम्बल, उसकी उद्देशिका। पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको सीखेंगे भी। तो हमारे जो संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रीएम्बल है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ कि उद्देशिका या प्रीएम्बल का मतलब है एक तरीके से जो हमारा पूरा संविधान है, उस पूरे संविधान का जो मोटे मोटे जो विचार है, उसके जो मूल्य हैं, संवैधानिक मूल्य, उनको समराइज करती है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि हमारा जो उद्देशिका है वो क्या कहती है। उद्देशिका कहती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये तो हम भारत को बनाना चाहते हैं, तथा उसके समस्त नागरिकों को। और नागरिकों को हम क्या देना चाहते हैं, ये तो हो गया हम देश कैसा बनाना चाहते हैं, हमारा राष्ट्र जो कैसा बनाना चाहते हैं, और हम जो उसके समस्त नागरिक हैं उनको क्या देना चाहते हैं, उनको हम देना चाहते हैं सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो अगर उद्देशिका को आप प्राइमरीली देखोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि जो प्रीएम्बल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भारत के संविधान के जो संवैधानिक मूल्य है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, उसको निरूपित करता है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या कहती हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कहती है कि हमारा जो नेशन होगा वो कैसा होगा, हम कैसा भारत को बनाना चाहते हैं, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी विचारधारा पर हो, पंथ निरपेक्ष हो, लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो, साथ ही जो समस्त नागरिक हैं उनको हम सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय उनके सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनको हम विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की हम स्वतंत्रता उनके लिए सुनिश्चित करना चाहते हैं, और प्रतिष्ठा और अवसर की हम उनको समता देना चाहते हैं, व्यक्ति की गरिमा हम सुनिश्चित करना चाहते हैं, और हम ऐसी बंधुता बढ़ाना चाहते हैं जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है वो सुनिश्चित हो। तो अब ये इतने बड़े विचार हैं, अब आप हिंट मेरा समझ ही गए होंगे कि इन विचारों का उपयोग आप अपने निबंध के अंदर में कितना ब्यूटीफुली कर सकते हैं। पर करने से पहले थोड़ा सा हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उनको हम पहले समझ लेते हैं, ताकि एग्जाम में अगर आपको थोड़ा ज़रूरत पड़े एक्सप्लेनेशन देने की, 1 लाइन या 2 लाइन की, तो आप साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे दें। जैसे शुरू करते हैं, चलो एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या कहता है ये हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
कि we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, जो संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं भारत को। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, क्या क्या हम सिक्योर करना चाहते हैं सिटीजन्स के लिए? जस्टिस, कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी, liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, liberty of faith and worship. Then equality, equality of what? Equality of both status and opportunity. And to promote among them fraternity, सभी में हम क्या बढ़ाना चाहते हैं? बंधुता। Assuring the dignity of the individual, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करें। And unity and integrity of the nation, unity and integrity of the nation. तो ये किस तरह का हम देश चाहते हैं? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, करेक्ट। एंड किस तरह के लिए लोगों के लिए हम क्या चीज़ें सिक्योर करना चाहते हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये चार चीज़ें हम उनके लिए सिक्योर करना चाहते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, नाउ पहले इन टॉपिक्स को थोड़ा सा एक बार डिटेल में समझ भी लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो अगर हम जस्टिस की बात करें, जस्टिस उसने किस तरह के बोले? उसने बोले हम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देना चाहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सामाजिक न्याय क्या होता है, आर्थिक न्याय क्या होता है, राजनीतिक न्याय क्या होता है, तो थोड़ा सा आप इसको जान लो, ताकि आप निबंध में जब इस चीज़ को लिखोगे तो आपको भी थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी कि मैं लिखने क्या जा रहा हूँ। तो सोशल जस्टिस का मतलब होता है टू क्रिएट ए सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स लाइक कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन। मानव के बीच जाति, वर्ण, लिंग इनके आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हों। ठीक है, हमको किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है और हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जो कि जिसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना होता हो किसी भी ग्राउंड्स पर, चाहे कास्ट हो, क्रीड हो, जेंडर हो, रिलीजन हो। तो इस तब हम कहेंगे कि हमने जो है सोशल जस्टिस जो है वो सामाजिक जो न्याय है उसको सुनिश्चित कर दिया है। अभी हम फिर आएंगे कि इसका रेलेवेंस क्या है और किस तरीके से आप इन आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हो अपने ऐसे के अंदर में, और वैल्यू एडिशन बहुत अच्छी होती है इससे। सेकेंडली बात करते हैं हम इकोनॉमिक जस्टिस की। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कॉज्ड बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, इनकम एंड इकोनॉमिक स्टेटस। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं होने देंगे। किन वजहों से? चाहे वो वेल्थ की वजह से हो, चाहे इनकम की वजह से हो, या किसी इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से हो। तो इन वजह से हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे, तब हम कहेंगे कि इकोनॉमिक जस्टिस है। एंड एवरी पर्सन मस्ट बी पेड इक्वली फॉर एन इक्वल पोजिशन, इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल पोजिशन, एंड ऑल पीपल मस्ट गेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न फॉर देयर लिविंग। तो सभी को जो है अपने रोजगार कमाने के लिए जो है बराबर के अवसर मिले, तब हम कहेंगे कि हमने जो है आर्थिक न्याय जो है वो, इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो सुनिश्चित किया है। धन संपदा का केवल कुछ हाथों में ही हम केंद्रीकरण नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो वेल्थ, इनकम और इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले फॉर देयर लिविंग एंड इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल पोजीशन। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? राजनीतिक न्याय क्या होता है? ऑल पीपल हैव एन इक्वल, फ्री एंड फेयर राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज में सभी को पार्टिसिपेशन करने का इक्वल राइट हो, बिल्कुल, तब हम कहेंगे कि हमने पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो सुनिश्चित किया। ठीक है, एंड देन इक्वालिटी। इक्वालिटी का क्या मतलब होता है? द टर्म इक्वालिटी मीन्स नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज एनी स्पेशल प्रिविलेज, कोई विशेषाधिकार नहीं है किसी व्यक्ति विशेष को। एंड ऑल पीपल हैव गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीथिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध, तब हम कहेंगे कि इक्वालिटी हमने सुनिश्चित की। अब आप देखो, इसका जब आपने उद्देशिका का रट्टा लगा दिया, ठीक है, तो आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप कैसे इसके अंदर में किसी भी पैराग्राफ के अंदर में आप वैल्यू एडिशन कर सकते थे। पहले सिंपल लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे डिफिकल्ट प्रोपोजिशंस की ओर चलते हैं। तो ये जैसे आपसे पूछा गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, अब आपने एजुकेशन लिख दिया कि ठीक है ये करता है वो करता है, जो भी आपने कहानी लिखते हो आप नॉर्मली वो आपने कहानी लिख दी। लेकिन अगर आपने ये लिख दिया कि जो शिक्षा है, शिक्षा राष्ट्र को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने में मदद करेगी, जो हमारा संवैधानिक मूल्य है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होगा तभी लोकतंत्र कैसा होगा आपका?
मजबूत होगा। यदि आप कहोगे कि शिक्षित व्यक्ति जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की मांग कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जब हमारे ये गोल्स हैं तो एक शिक्षित व्यक्ति ही इस तरह की न्याय की मांग कर सकता है, जो अशिक्षित व्यक्ति वो इस तरह की न्याय की मांग नहीं कर सकता है। तभी व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की जो है समानता उपलब्ध होगी, यदि व्यक्ति शिक्षित होगा, यदि एजुकेशन होगी तो व्यक्ति की गरिमा भी उसी से सुनिश्चित होती है, और राष्ट्र की जो एकता और अखंडता है वो भी तभी सुनिश्चित हो पाएगी जब व्यक्ति शिक्षित होगा। तो कुल मिला के आप आर्ग्यू क्या करोगे? इतनी सब कहानी लिखने की बजाय आप ये कह दोगे, किस तरीके से इसको लिखोगे कि जो संविधान की जो उद्देशिका में जो वर्णित हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, जैसे कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, जैसे कि विचार, अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता की सुनिश्चित करना, या व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, ये तभी संभव हो पाएंगे जब हमारा समाज जो है वो शिक्षित होगा। मिल गया आपको आर्ग्यूमेंट, एक अच्छा रेफरेंस आपको मिल गया, और आप किसी भी पैराग्राफ में इसको यूज करोगे तो आपको वैल्यू एडिशन उसके अंदर में डेफिनेटली मिलेगा। आपको इसका रट्टा लगाना है और रट्टा लगा के इसको लिख देना है। पर एक चीज ध्यान रखनी है, ये नहीं कि पूरी बॉडी के अंदर में आप सिर्फ प्रीएम्बल लिखे जा रहे हो। मेरा कहने का मतलब है आपके पास में इनफ कंटेंट नहीं है तो इसको फिलर की तरह यूज करना है, गैप फिल्स करने हैं आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स में, एक रेफरेंस देना है। आपको कोट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हो। मुझे अगर बहुत दुख होगा अगर कोई बच्चा जो है सिर्फ ऐसे के अंदर में प्रीएम्बल लिख के आ जाएगा। हाँ, तो अभी तक आपने क्या सीखा कि जो हमारे संविधान की जो उद्देशिका है उसका उपयोग आप एक अच्छे रेफरेंस के तौर पर कर सकते हो जब आपके पास में आर्ग्यूमेंट्स नहीं है या आपके पास में मटेरियल की शॉर्टेज है। और ये जो है आप संविधान की उद्देशिका का उपयोग आप ऐसे में इंट्रोडक्शन लिखने के लिए भी कर सकते हो, बॉडी में आर्ग्यूमेंट्स को फिल करने के लिए भी लिख सकते हो, और कंक्लूजन में भी लिख सकते हो। जैसे एजुकेशन में आप कंक्लूजन में लिखना चाहते तो आप क्या लिखते कि ये उद्देशिका में वर्णित संवैधानिक मूल्य तभी सुनिश्चित होंगे जब हमारा समाज शिक्षित होगा। करेक्ट। तो आपको कंक्लूजन भी दे सकता है, ये बॉडी को भी फिल कर सकता है, या आपको इंट्रोडक्शन भी दे सकता है। आप देखें दूसरे टॉपिक के ऊपर में हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसका यूज कैसे कर सकते थे। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं आपका ये वाला टॉपिक कि हाउ फार डीमोनेटाइजेशन हैज अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो जो डीमोनेटाइजेशन है आप इस प्रक्रिया को कैसे देखोगे? क्या आप इसको सिर्फ इतना देखोगे कि नोटबंदी ही डीमोनेटाइजेशन है? मेरा मानना है कि जो डीमोनेटाइजेशन है वो आपके आर्थिक न्याय को कहीं ना कहीं सुनिश्चित करेगा। क्यों सुनिश्चित करेगा? कि जिन लोगों ने गलत तरीके से काला धन इकट्ठा कर लिया, ये एक तरीका, और जो है गलत तरीके से काला धन इकट्ठा करते हैं और समाज में जो है वो एक, जो हम चाहते हैं ना कि धन जो है वो एक जगह केंद्रित ना हो, हम आर्थिक न्याय जो है उसको सुनिश्चित करें, तो कहीं ना कहीं विमुद्रीकरण भी जो है वो हमारे आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने में राष्ट्र की मदद करेगा, या आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु उठाया गया एक कदम के रूप में इसको देखा जा सकता है। तो आपको एक आर्ग्यूमेंट मिल गया कि अगर मेरे को 2 या 3 लाइन मेरे पास में रिपीटेटिव हो रही है, मेरे पास कुछ नया सोचने को नहीं मिल रहा है, तो मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उससे कुछ रेलेवेंट निकाल लूँ, और रेलेवेंट निकाल के उसको फिलर की तरह मैं अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर में यूज़ कर लूँ कि जो हमारा जो संविधान के अंदर जो संवैधानिक मूल्य है उसमें से एक मूल्य है आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, और विमुद्रीकरण जो है वो कहीं ना कहीं उस आर्थिक न्याय को जो है सुनिश्चित करेगा, या उसकी तरफ उठाया गया एक कदम भी है ना। जब आपसे ये भी बताया गया कि अगर आपको ये रटा हुआ है कि इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, तो आप ये कहोगे कि संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण ना हो, और वेल्थ, इनकम और इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, तो आपने यहाँ भी यूज कर लिया कि इकोनॉमिक जस्टिस कैसे करेगा डीमोनेटाइजेशन, उसका एक आर्ग्यूमेंट आपको मिल गया। आपको एजुकेशन में तो बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट मिल गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में आप संवैधानिक मूल्य का क्या यूज करोगे, अगर किसी भी बच्चे को अगर इसकी डेफिनेशन पता होती कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि पर्यावरण प्रभाव आकलन का मतलब क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। राइट, तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी परियोजना से संबंधित निर्णय लेने से पहले हम क्या करते हैं, पर्यावरणीय, सामाजिक और उसके आर्थिक प्रभाव की पहचान कर लेते हैं। यानी कि आपको कोई डैम बनाना है, कहीं रोड बनानी है, कुछ भी आपको एक्टिविटी करनी है, जमीन एक्वायर करनी है, कुछ भी आपको परियोजना के लिए कोई भी निर्णय लेना है, तो उसको निर्णय लेने से पहले उससे होने वाले पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव है उसकी पहचान करने का उपकरण होता है पर्यावरण प्रभाव आकलन। ये बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। ठीक है, बस आपको अगर इतना सा भी पता था तो अब आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हो? इसका उपयोग कर सकते हो कि ये हमारा करने का मूल मकसद ही क्या होता है, हम क्यों कर रहे हैं पर्यावरण प्रभाव आकलन,
हम कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि आप देखोगे कि आपको इमीडिएटली ये चीज़ क्लिक करेगी कि हमको समस्त नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक और जो आर्थिक न्याय है, अब जैसे आपने डैम बनाया, तो डैम बनाने से क्या होता है? जो गरीब लोग हैं विस्थापित हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, उनके रोजगार का क्या? जो वहाँ बरसों से रहते आ रहे थे, जो वहाँ खेती कर रहे थे, या कोई आप ज़मीन एक्वायर कर रहे हो रोड बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, तो ज़मीन पर जो बरसों से लोग वहाँ पे कार्य कर रहे थे, जो जिससे रोजगार चल रहा था, उनका क्या होगा? पर्यावरण को उससे क्या प्रभाव होगा? तो जब हमारा संवैधानिक मूल्य है जो ये कहता है कि हमें समस्त नागरिकों के लिए, एक नहीं, कौन से नागरिक, समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है वो सुनिश्चित करने हैं, तो इसीलिए तो आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जा रहा है कि उनके जो न्याय है वो न्याय कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाए, है ना। पहले क्या होता था, परियोजनाएं बनती थी तो उसका बिना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किए परियोजनाओं को लागू कर दिया जाता था। फिर बाद में समझ में आया कि वहाँ से जो विस्थापित लोग हैं उनके साथ में बड़ी सामाजिक और आर्थिक दिक्कतें हो रही हैं, पर्यावरण के साथ में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए ही ये उपकरण का निर्माण किया गया है। और आपको आर्ग्यूमेंट भी मिल गया एक फिलर का कि हमारा संवैधानिक मूल्य जो उद्देशिका में वर्णित है वो भी ये कहता है कि हमें सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है वो सुनिश्चित करने हैं। आपको बात समझ में आ रही है ना? विषय वस्तु कोई भी हो, उद्देशिका समाधान है, एक फिलर का रोल है, उसको फिलर की तरह ही यूज करना है। पूरा का पूरा बॉडी में संविधान की उद्देशिका लिख के नहीं आ जाना है, क्योंकि अभी आप में से 80% जनता यही करेगी और फिर मुझे बड़ा गुस्सा आएगा और बहुत निराशा भी होगी कि बच्चा समझता नहीं है कि उद्देशिका का रोल कितना था। सिर्फ उसको 2 लाइन बता देना एग्जामिनर को कि अच्छा हाँ ये उद्देशिका जानता है, उसमें वर्णित मूल्यों को इसने विषय वस्तु से कनेक्ट कर लिया है और जो एक बड़ा विचार है वो मेरे सामने उसने ला के रख दिया है और वो नंबर देगा आपको इस बात के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर आपसे पूछा गया CHSL 2018 में कि पॉपुलेशन जो कंट्रोल है वो ही आंसर है सभी प्रॉब्लम्स का, तो अब आप देख लो कि आप जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो आपको क्या चीज़ सुनिश्चित करेगा। क्या उसे पॉपुलेशन कंट्रोल होने से आर्थिक न्याय सुनिश्चित होते हैं क्योंकि देश के सामने जो है वो बजट की शॉर्टेज रहती है, या फिर आप कहो कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होएगी तभी हम सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित कर पाएंगे, तभी हम अवसर की समता प्रदान कर पाएंगे, व्यक्ति की गरिमा भी उसे सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आप उन चीज़ों को लिंक करके लिख सकते हो। करेक्ट, एक दो या लाइन आप उसके अंदर में लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए ओल्ड एज के ऊपर में, तो ओल्ड एज और जो उससे संबंधित जो सामाजिक जो सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, उससे संबंधित, तो यहाँ उसने पूछा गया है कि जैसे व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा सामाजिक सुरक्षा उसको नहीं मिलती है। सामाजिक सुरक्षाएं क्या होती है, अब ये पूछो। सामाजिक सुरक्षा का बेसिकली आप डिफाइन कर सकते हो कि जब तक वो अर्निंग मेंबर है, जब तक वो अपने फैमिली की, अपने समाज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, तब तक तो हम उस इंसान की कदर करते हैं। लेकिन जब वो बुजुर्ग हो गया, जब उसका कोई इकोनॉमिक आउटपुट या इकोनॉमिक प्रोडक्शन उससे नहीं हो रहा है, तो फिर हम उसको कहीं ना कहीं हाशिए पे उस व्यक्ति विशेष को रख देते हैं। लेकिन क्या हमारा संवैधानिक मूल्य ऐसा कहता है? क्या कहता है? हम तो हमारे समस्त नागरिकों को क्या देना चाहते हैं? प्रतिष्ठा। हम हमारे समस्त नागरिकों को हम क्या देना चाहते हैं? समता, इक्वलिटी। हम हमारे सभी नागरिकों को क्या देना चाहते हैं? न्याय। करेक्ट। तो आप इस चीज़ को भी आप यहाँ यूज़ कर सकते थे कि हमारा जो संवैधानिक मूल्य है वो संवैधानिक मूल्य समस्त नागरिकों के लिए ये सुनिश्चित करना चाहता है, चाहे वो जवान हो चाहे वो बुजुर्ग हो। करेक्ट। तो आपको एक फेयर आइडिया तो लग गया कि जो आपका प्रियम्बल है, जो आपकी उद्देशिका है, वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, वो गैप फिल्स का रोल करती है, आपके आर्ग्यूमेंट्स में कमियां जहाँ रह जाती है उसको फिल करती है, आइडिया थोड़ा ये बढ़ा देती है, विचार इसका बड़ा होता है, नैरो व्यू नहीं होता है, इसमें शब्द अच्छे हैं। तो जो कमियां आपके ऐसे में नॉर्मली रह जाती है कि वोकैबुलरी अच्छी नहीं लिखी सर मैंने, आर्ग्यूमेंट्स वीक हो गए, इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, कंक्लूजन नहीं हुआ, तो जो आपको एक एनालिसिस खुद से करना है कि मेरा क्या चीज़ वीक हो रही है इस ऐसे में, तो वहाँ आप इसको संवैधानिक की प्रियम्बल को यूज़ कर सकते हो। ज़बरदस्ती यूज़ किया हुआ नहीं लगना चाहिए, एक थोड़ा सा प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ठीक है, बात आ गई अब आपको समझ में। तो ये सिंपल सी ट्रिक थी, इस तरह की चीज़ें हम सीखते रहेंगे। खाली एक उद्देशिका ही नहीं सिखाने का मकसद है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम हमारा ऐसे जो है वो अच्छा लिख सकते हैं। और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो हमारी प्लेलिस्ट है, अभी प्लेलिस्ट देखना नहीं आता यूट्यूब में तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी। आप यूट्यूब में न्योन चैनल की प्लेलिस्ट पर जाओ
और प्लेलिस्ट में मिशन रैंकर्स की पूरी सीरीज है जो हमने पिछले 10 दिन से स्टार्ट की हुई है। आप उसका एक एक वीडियो देखो और हर वीडियो में आपको बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट आपके लिए मिलेगा, जिसको आपको जानकर और सुनकर जो है लगेगा कि मैं किधर अंधेरे में जी रहा था, अभी तो रोशनी और प्रकाश आ गया है। करेक्ट। और बच्चों की कॉपीज़ देखकर मुझे एहसास तो हो गया है कि अभी काफ़ी अंधेरे में बच्चे जी रहे हैं, और हमारा मकसद पूरा नियॉन का है, नियॉन क्लासेस का ये है कि जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक एज लेकर जाएं। जब उनकी कॉपीज़ एग्जामिनर चेक करे तो थोड़ा सा अलग कॉपियों से उसको लगे कि नहीं, इसमें थोड़ा कंटेंट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो भले ही उसका मूड भी ख़राब हो। एसएससी से अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि सर कितना भी लिख लो, कई बार मार्क्स नहीं देते, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर एग्जामिनर को आप क्वालिटी कंटेंट देते हो, भले ही उसका मूड कैसा भी हो, उसको आ जाता है कि बच्चा पढ़ के आया है, इसको पता है, तो आप बच सकते भी हो। ठीक है। हाँ, पर लेटर राइटिंग में जो यूएफएम की आपसे मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक्स तो आपको नहीं करनी है। अनफेयर मीन्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, और अनफेयर मीन्स के ऊपर मेरा एक लेक्चर लेने का भी है और आपको समझाने का भी है कि उसमें आपको 0 मार्क्स अवार्ड हो जाते हैं। तो पूरी तैयारी आपकी इधर ही रह जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में मैं डिस्कस करूँगा कि जो मिस्टेक्स बच्चों से हुई है लेटर और ऐसे राइटिंग में, पहले एक बार और कॉपीज़ आ जाने दो, और भी कॉपीज़ आ रही हैं, कुछ बच्चे लेट हमको ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक बार सबकी कॉपीज़ आ जाने दो, ताकि मैं भी एक मोटा मोटी पूरा निचोड़ निकाल पाऊँ कि कितने तरह की, 10 तरह, 20 तरह, 25 तरह की, किस तरह की मिस्टेक्स लोगों से अक्सर हो रही है, जो कॉमन मिस्टेक्स हो रही है, जिनको अवॉइड किया जा सकता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और प्रमोट भी करिए। क्या एक लाइक बटन और एक कॉमेंट देने में इतना क्या जोर आता है तुमको, देख के आगे बढ़ गई, ये कैसी दुनिया है। थोड़ा सा आप हमें भी अप्रिशिएट करो कि भाई हाँ हमें अच्छा लगा, या ये लिख दो सर ये चीज़ आप ऐसे करा देते तो और अच्छा होता। आप हमें गाइड करोगे, जितना मैं आपको गाइड कर रहा हूँ उतना आप भी हमें गाइड करो। बच्चों से मिलता हूँ, कॉपीज़ देखी तो मालूम पड़ता है कि ये मिस्टेक्स बच्चों से हो रही है। चलो लाइक बटन दबाओ और कुछ ना कुछ कमेंट लिख के जाओ कि आपको मज़ा आया कि नहीं आया। आज उद्देशिका का यूज़ देखकर सीखने को, कभी ऐसा सीखने को मिला आपको, या वही घिसी पिटी बातें लिख रहे थे अभी तक, और किस तरीके से आप मदद चाहते हैं हमसे और कैसे इम्प्रूव करें आपको, सारी चीज़ें लिखा करो। ठीक है ना। आप हमें एक सिंपल कोचिंग सेंटर की तरह मत देखो कि कोई और कोचिंग सेंटर है जहाँ ठीक है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ चल रही है। हमारा मकसद भी ये है कि बच्चा अगर सीखे तो थोड़ा उसका विज़न थोड़ा सा ब्रॉड हो, वो जब आगे जाए रियल लाइफ के अंदर जाए तो लगे कि मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि जो बच्चे अच्छी चीज़ें अभी लिखना सीख जाते हैं उनको जॉब के अंदर में प्रॉब्लम नहीं आती है। जॉब में आप जाओगे, किसी भी जॉब में जाओगे तो वहाँ आपको चीज़ें तो लिखनी है, आपको ऑर्डर्स ड्राफ्ट करने हैं, लेटर्स ड्राफ्ट करने हैं, मेमोरेंडम्स ड्राफ्ट करने हैं, सर्कुलर्स ड्राफ्ट करने हैं, कुछ ना कुछ करना ही है। तो वहाँ जब आप इस तरह की चीज़ें सीख कर जाओगे और अच्छी चीज़ें सीख कर जाओगे तो आपको भी अप्रिशिएट किया जाता है। और मुझे बहुत सारे बच्चों के अभी भी मैसेज आते हैं कि सर वो एग्ज़ाम में तो मार्क्स आए जो अलग बात है, लेकिन अब मेरे को रियल लाइफ में भी उस चीज़ के मार्क्स मिल रहे हैं। तो आप भी उसका फ़ायदा लो, थोड़ी मेहनत करो और आखिरी मोमेंट तक मत बैठे रहो। और जिन बच्चों ने अभी तक वो कॉपी नहीं दी है, ऐसे और लेटर नहीं लिखा है, अपनी मर्जी के ऐसे और लेटर मत लिखो। उसके अंदर मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन दिए हैं, उसका एक स्पेसिफिक पर्पज़ है। ये नहीं कि आप अपने पॉल्यूशन के ऊपर लिख के भेज दिया या किसी और के ऊपर लिख के भेज रहे हो, नहीं। उस वीडियो में जो सैम्पल कॉपी है, उस सैम्पल कॉपी में क्वेश्चन और आपका ऐसे का क्वेश्चन और आपके लेटर का क्वेश्चन दोनों मेंशन्ड है, तो उन्हीं के ऊपर में आपको लिखना है। और उसको देने का भी मेरा स्पेसिफिक पर्पज़ था। हर चीज़ बच्चे को बताई नहीं जाती है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, तो उसका एक ऐसे नहीं कि मन में आया जो पूछ लिया। कुछ मिस्टेक्स आपसे करवाने चाहते थे, जो मिस्टेक्स आप करोगे तो उनको एनालिसिस भी करेंगे। तो आप जिन्होंने अभी तक कॉपीज़ नहीं लिखी हैं वो उस लिंक पर जाओ, डाउनलोड करो अपनी कॉपी और ऐसे और लेटर लिख के तुरंत भेजो। हमारी टीम पूरा चेक करेगी और मैं खुद चेक करता हूँ, और जो सबसे अच्छा लेटर होगा, सबसे अच्छा जो ऐसे होगा, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा और मैं अपना भी लिख के आपको दिखाऊँगा। ठीक है। तो नटशेल में क्या समरी है आपके आज की क्लास की, आपकी ट्रिक क्या है, आपको प्रीएम्बल को यूज़ करना आना चाहिए प्रॉपर्ली, इंट्रोडक्शन में भी, कंक्लूजन में भी, बॉडी में भी। जहाँ वीकनेस आपको लग रही है अपने ऐसे में, वहाँ उसको यूज़ करो। सेकेंडली जो कॉपी है, जिन बच्चों ने अभी तक वो डाउनलोड करके उनके ऊपर में अपना ऐसे और लेटर नहीं लिखा है, उसको लिख के भेजो, क्योंकि आप भी डेफिनेटली मुझे लगता है उनमें से एक निकलोगे। जो गलती करोगे सीधा एग्जाम में जाके करने से पहले है कि हम आपको बता देंगे आपसे क्या मिस्टेक हो रही है और इस तरीके से कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कुछ कॉमेंट कर दो। ठीक है। चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।